हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रॉपर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, नेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि आप जानते हो अगर हमने केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें एटम की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। एटम एटम एक ऐसा वर्ड है जिसे आपने मेरे हिसाब से शायद जब से साइंस स्टडी करनी शुरू की होगी तब से आप इसे पढ़ रहे होंगे। 9th में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़े और छोटी क्लासेस में, चाहे 7th हो चाहे 8th हो या और भी किसी क्लास में, एटम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा गया है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दिस चैप्टर इज़ टोटली न्यू फॉर यू, बिल्कुल नहीं। इट्स अ वेरी बेसिक और काफ़ी कुछ इसकी नॉलेज आपको है। भूल गए वो अलग बात है, बट एक बार ये है कि अगर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, जब आप इसमें लिंकअप हो जाओगे तो आपको वो चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में आने लगेगी। एक बात और है बेटा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इट्स अ लर्निंग चैप्टर। बिल्कुल नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल। और बल्कि ये जो चैप्टर है ये आपको हेल्प करेगा आगे की पूरी केमिस्ट्री में। जैसे पहला चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मोल कंसेप्ट था और भी बहुत से टॉपिक्स थे जो पूरी केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स के बेस हैं। ठीक इसी तरीका ये चैप्टर जो है पूरी रिमेनिंग केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, इन चैप्टर्स का, बहुत से चैप्टर्स का ये बेसिक चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आपने ग्रैब कर लिया देन यकीन मानिए ऑलमोस्ट 1/4 पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इंक्लूडिंग +2 आपके ग्रुप में आ जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, सो for your syllabus, if we talk about your syllabus part in the subjective, that is in your school exams, either in CBSE, either in PSEB board or ICSE board, in any board, in the school syllabus, nearly 6 to 8 marks questions can be asked from this chapter. That means it may be 1 mark questions, 2 mark questions, 3 mark questions, nearly 6 to 8 marks। और इस चैप्टर से तो आना ही आना है क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना आए, बल्कि इस पे बेस्ड आगे की केमिस्ट्री भी डिसाइडेड होती है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाए जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ जाए। इफ वी टॉक अबाउट कंपटीशन पार्ट, its competition part is very easy, it will be discussed later. First we will discuss the whole chapter as a syllabus according to school syllabus, according to NCERT syllabus. First we complete NCERT level and then we will complete some of the higher levels for the objective ones. ठीक है, in the competition 8 to 10 marks, minimum 8 to 10 marks questions can be asked either in IIT JEE or NEET or some other competitions or entrance exams of universities. Okay, now start the chapter from the term structure of atoms. So this is the term atom. This term is coming out from the Greek word atomio. Atomio. Atomio means uncuttable. Atomio means indivisible. Uncuttable और indivisible, वहां से निकला है ये वर्ड एटम। ठीक है, मतलब एटम इज इंडिविजुअल, ये इसकी मीनिंग है। बट बेटा जब स्टडी चल रही थी तो देखा गया सबसे पहले साइंटिस्टों ने स्टडी की अबाउट मैटर। ठीक है, और मैटर के बारे में आप बहुत कुछ स्टडी कर चुके हो। फिर आपने देखा कि मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं, हम इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कंपाउंड्स कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एंड फाइनली ये देखा गया
कि all these are made up of atoms, that is the small particles. कुछ साइंटिस्टों ने इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा, वो मैं अलग से डिस्कस करता हूँ. मैं यहाँ पे एक इसका हिस्ट्री पार्ट और डेवलपमेंट पार्ट लेके आ रहा हूँ आपके सामने. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एटम वर्ड है जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मैटर जो सब्सटेंस है ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स, स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है. सो द बेसिक मीनिंग ऑफ एटम इज अनकटेबल और इंडिविजुअल. दिस इज द ग्रीक वर्ड. अब देखिए जरा इसकी हिस्ट्री और समझने की कोशिश करिए कि ये वर्ड कहाँ से आया. मैंने अभी चैप्टर नहीं शुरू करा. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि आप उसको पढ़ क्यों रहे हो. पढ़ रहे हो इसलिए. सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कर लो, ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो कर लो. सेकेंडली आप इसको इसलिए पढ़ रहे हो कि रिमेनिंग केमिस्ट्री जो है हमारे पास आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए. ठीक है. इस चैप्टर को हमने इसलिए ग्रिप करना है, हमने बिल्कुल भी कुछ भी लर्न नहीं करना. बेटा इसका जो हिस्टोरिकल पार्ट है मैं आपको यहां से शुरू करता हूं. सबसे पहले अगर एटम के बारे में किसी ने स्टडी की, बहुत कम लोग जानते हैं. दिस इज द इंडियन फिलोसोफर नाम किसी ने सुना हो, महर्षि कन्नड़. सबसे पहले बेटा इन्होंने एटम के बारे में स्टडी शुरू की थी. इन्होंने एटम के बारे में कुछ आइडियाज दे दिए थे और उसमें इन्होंने कहा था कि एटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल. लेकिन अब तक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, महर्षि. हम हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों को तो ज्योतिषियों को तो ऐसे समझते हैं कि ये तो बस बोलते रहते हैं कुछ भी. ठीक है. इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल है और इन्होंने ही बेटा ये नाम दिया था परम अणु, एब्सोल्यूट पार्टिकल्स, जिसे आजकल आप हिंदी और पंजाबी में परमाणु कह देते हैं. ठीक है. परमाणु हिंदी लिखनी नहीं आती बट इट्स अ सिंपल मीनिंग इज परमाणु. अणु का मतलब पार्टिकल, परम का मतलब स्मॉलेस्ट. परम मीन्स एब्सोल्यूट. ठीक है. इंडिविजुअल. और अणु का मतलब है बेटा पार्टिकल. सो दिस इज द हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम द बाय द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़, जिन्होंने ये चीज कही. लेकिन क्या था, इसको क्यों आजकल आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा गया, इसको क्यों नहीं एक आइडेंटिटी दी गई ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्ट्स. उस टाइम पे अगर हम कुछ भी कहते हैं, जैसे आज की डेट में कोई ऐसी चीज़ है जो हम 100 साल बाद देखेंगे, आज हम कहते हैं ये तो ऐसे होता है. ठीक है. हो सकता है कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को कहते हैं बट फाइनली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है ना. आपको पता है, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देते हैं. ठीक है. हालांकि इसके बाद और भी बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की, बट ये महर्षि कन्नड़ से ही शुरू हुई थी कहानी. इसके बाद के साइंटिस्ट बेटा मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे लिकार्टियस एंड डेमोक्रिटस. इसके बाद इन साइंटिस्टों ने भी अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दिया और इन्होंने भी लगभग सेम थिंग प्रपोज की कि एटम जो है इंडिविजुअल है. ये मैं आपको हिस्टोरिकल पार्ट बता रहा हूं. बिफोर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से भी बहुत से साइंटिस्ट इस बारे में हमें ये बता चुके थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, atoms, and these are the smallest particle. ये सबसे स्मॉल पार्टिकल है. कोई इंडिविजुअल बोल रहा है इनको, कोई इनको परमाणु कह रहा है. ठीक है. सो दीज आर सम साइंटिस्ट which gave their valuable explanation and recommendations, but due to lack of experience and facts
these terms had been discarded, किसी ने ध्यान नहीं दिया इनके तरफ. And then finally Dalton, a British English स्कूल टीचर, ब्रिटिश और इंग्लिश स्कूल टीचर, इंग्लैंड में स्कूल में पढ़ाने वाले एक छोटे से टीचर ने एक इतना बड़ा कंसेप्ट दिया. डाल्टन, जॉन डाल्टन. He started his study about an atom from 1804 and nearly in 1808. John Dalton proposed that atom is smallest particle. इन्होंने कह दिया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही है. इट इज इंडिविजुअल पार्टिकल. ठीक है, इन्होंने कह दिया एटम से छोटा पार्टिकल मैटर में कोई पॉसिबल ही नहीं है. और इसके बेसिस पर इन्होंने पूरी की पूरी थ्योरी पोस्टुलेटेड की, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द पार्ट ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. जिन बच्चों ने वो चैप्टर डिस्कस करा है उनको पता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है. बट वर्बली आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन, नेम ऑफ साइंटिस्ट, ही पोस्टुलेटेड अ थ्योरी अबाउट एन एटम. इन्होंने एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करे और उनको सिंक्रोनाइज करके लिखा. बोले दिस इज द थ्योरी अबाउट एन एटम. दैट मीन्स सम नॉलेज, सम फैक्ट्स अबाउट एन एटम ही कलेक्टेड. उसमें सबसे पहला पॉइंट था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. आगे कुछ नहीं. इन्होंने कहा एटम ही स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल है. सेकंड पॉइंट था उसका, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. Second point of the Dalton's atomic theory, atom cannot be created nor be destroyed. Third point, atoms of the same element. You know element? Element is the purest form of the substance. Element is the purest form of the substance. Atom of the same elements are always identical in their size, in their masses, in their volume and some other properties. इनके कहने का पर्पस था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल. ही कलेक्टेड अबाउट एन एटम. अभी तो आपने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा ही नहीं, मैं तो अभी आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ. ये सब्जेक्टिव पार्ट में भी है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन. Second one, cannot be created nor be destroyed. ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एटम ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same elements are always have same size, masses, volume, etc. एक्चुअली क्या है ना, जो एलिमेंट है, एलिमेंट वर्ड, एलिमेंट्स डिफाइंड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज द सब्सटेंस विच इज प्योर. और डेफिनेटली अगर बेटा कोई चीज प्योर है देन इट वुड कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स. अगर प्योर है तो वहां कोई दूसरी चीज कैसे हो सकती है. तो उन्होंने कहा किसी भी सब्सटेंस के जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, with respect to their size, mass, volume and some other physical properties. Similarly, Dalton proposed that atoms of different elements are different. If this is the carbon element, this is the nitrogen element, so its atom, carbon atoms and nitrogen atoms both should have different size, mass, volume, everything. So about an atom, next point इन्होंने propose करा, atoms of different elements
are different in their size, mass, वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद बेटा इन्होंने कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड बातें कही। इन्होंने कहा एटम्स कैन कंबाइन, एटम्स और सेम सब्सटेंस, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स may combine together to form a compound atoms, to form a compound atoms. I'm searching markers. Next point अगर मैं इसमें ऐड करूं, according to Dalton, atoms combine together to form compound atoms. compound atoms का मतलब है बेटा molecules। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर गिव H2, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर गिव CO2। ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि एटम्स ऑलवेज कंबाइन in the simple proportions। जब भी एटम्स कंबाइन होंगे सिंपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। लाइक ऑल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जैसे कि आपको बताया डाल्टन्स आल्सो पोस्टुलेटेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, सो ऑल दीज आर द सिंपल पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बट यू नो वी डिस्कस्ड हिस्ट्री फ्रॉम मार्स सिकंडर, ठीक है, लिकर्टियस, डेमोक्रिटस एंड देन डाल्टन। इसके बाद हमने देखा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पूरी तरीका से सही नहीं है। तब तक कुछ और एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड हो गए तो देखा गया कि जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है वो बेटा फेल हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि एटम इज नॉट इंडिविजुअल। दिमाग लगाइए आप, इस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे भी कर सकते हो और आप देख सकते हो कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, कोई और भी चीज है जो एटम से भी छोटी है और वो भी मूव कर सकती है। बेटा जिस टाइम पे एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी उसी टाइम पे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। उसी टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्कवरी चल रही थी। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट होते थे फैराडे, वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट फैराडे। ही स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता आई विल डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस द प्रोसेस, electrolysis is the process of passing of electricity through the wire or rods in the solution। जब हम solution में करंट पास करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सर्दियों में पानी भी गर्म करते हो ना, रॉड डाल देते हो तो रॉड से करंट उसके अंदर जाती है। सो इलेक्ट्रोलिसिस और भी है, जैसे किसी सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके कैथोड और एनोड्स पे प्रोसेसिंग करना। सो ये बेटा उस टाइम पे इसके स्टडी कर रहे थे और इन्होंने कुछ लॉज भी दिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा इन्होंने देखा, फैराडे ने देखा कि अगर आप कोई भी दो सब्सटेंसेस रब करते हो, जैसे सपोज मेरे पास कोई ग्लास है, ग्लास रॉड, ठीक है, और उस ग्लास रॉड को अगर मैं किसी प्लास्टिक शीट पे भी रब करता रहूं काफी देर तक, लाइक दिस, ठीक है, आफ्टर रबिंग मैं देखूंगा कि वो जो रॉड है इट बिकम्स स्लाइटली चार्ज्ड। वैसे मैंने खुद करा एक्सपेरिमेंट, आप कर सकते हो। ठीक है, गर्मी है, जब कभी आप नहा के आओ, सुबह नहाते होगे, ठीक है, नहाने के बाद आप बालों में अगर ऑयल लगाते हो तो मत लगाना। ठीक है, हेयर्स को कंप्लीटली सूख जाने देना पूरी तरीक़ा से, बढ़िया शैम्पू वैम्पू करके नहाना और बाल सूख जाने देना। ठीक है, सूख गए बाल, अब आप एकदम नीट एंड क्लीन कॉम्ब लो। कॉम्ब प्लास्टिक का है, ठीक है, और अगर आपके बाल पूरे घने हैं, मेरी तरीका बहुत कम नहीं है, तो आप उन बालों में कॉम्ब से नंबर ऑफ टाइम्स कंघी करो, हेयर स्टाइल बनाओ, बाल संवारो, जो करना है करते रहो। एटलीस्ट 2-3 मिनट्स तक उस
कॉम्ब को कंटिन्यूसली रब करो, ठीक है। और इसके बाद एक कागज़ लो, कागज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करो, बिल्कुल स्मॉल पीसेस, और वैसे ही आप अपनी हथेली पे रख दो। कॉम्ब को रब करने के बाद अपने फेस पे हेयर्स में आप उस कॉम्ब को स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेपर के पास लेके जाओ और आप देखोगे जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेजेस हैं, कॉम्ब उसमें स्मॉल पीसेस ऑफ पेजेस को अट्रैक्ट करने लग गया। देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। सिल्क के कपड़े हैं, आप कभी देखिए रब करने के बाद उसमें स्पार्क सा निकलता है, ठीक है। कभी दो कोई भी बॉडीज के पीसेस हैं, आप उनको रब कर दो, उसके बाद आप देखो उनमें एक छोटा सा अट्रैक्शन फोर्स होने लगता है। इवन जब आप वो कॉम्ब कर रहे होगे, वो कॉम्ब को ही आप अपने हेयर के पास ले जाना दोबारा, आप देखोगे हेयर्स थोड़े से अट्रैक्ट होने लगे टुवर्ड्स द कॉम्ब। मेरे कहने का पर्पज ये है कि जब आप कॉम्ब को हेयर्स में रब कर रहे थे, जब आप कॉम्ब को पीसेस ऑफ का पेपर के पास लेके गए, जब आपने टू बॉडीज को रब करा और उनको एक दूसरे के पास में लेके गए, ड्यूरिंग रबिंग, ड्यूरिंग देयर मोशन, देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। देखने में तो हमारे पास दोनों सब्सटेंस सेम है, देखने में तो कॉम्ब में कोई शेप चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी कॉम्ब से हेयर और हेयर से कॉम्ब और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी देयर इज समथिंग गेट ट्रांसफर जो हमें शो नहीं हो रहा है। इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। कभी आपने देखा इलेक्ट्रिकल सर्किट वायर लगे होते हैं, आप घर के बाहर देखना बड़े से तार निकले होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, मेन सप्लाई। जब बेटा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब हमारे घर में बिजली आती है, ठीक है, तो क्या उन वायर्स की थिकनेस पे कोई फर्क पड़ता है? ऐसा होता है क्या कि अगर हमने 4 साल उन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहे तो अब उसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए? या कभी ऐसा होता है कि वो पहले थिक था फिर थिन हो गया? बिल्कुल नहीं। ये कंटिन्यूअस मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसफर होती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने नाम यूज कर लिया, ये तो बहुत बाद में टर्म आया, बट ये एक बात जरूर क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी propose that there is something much and much smaller than atom which is transferred from one atom to another atom during the motion, during the kinetic motion, during the rubbing। और यहां से concept build-up हुआ, this is called electronic concept of an atom, that means atom is not indivisible। और इसके बाद तो बेटा लाइन लग गई, यहां से आप देखिए रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ठीक है, गोल्डस्टाइन, जेम्स चैडविक, डाल्टन इटसेल्फ, बहुत से साइंटिस्ट लग गए पीछे और इन्होंने देखा कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। और अगर मैं आपको आज की डेट के बारे में बताऊं तो एटम के अंदर कम से कम 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे, प्रोटॉन ऐसे, न्यूट्रॉन ऐसे, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, अब तक 35 पार्टिकल डिस्कवर्ड हो चुके विद इन एन एटम, जिनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल मींस हैव सम मास, हैव सम साइज। बाकी जो अदर पार्टिकल्स हैं उनमें से कईयों में मास नहीं है, मतलब मास निग्लेजिबल है, और कईयों की साइज ही नहीं डिटेक्ट हो पा रही, बहुत स्मॉल साइज के हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ द एटम। एंड देन फाइनली आफ्टर this historical approach we have to start the study of how discovery of electrons takes place, how discovery of protons takes place, how discovery of neutrons takes place. These discoveries are on the subjective part, ठीक है, carried out by different experiments,
by Rutherford, by J.J. Thomson, by Goldstein, by James Chadwick और by some other supporting scientist. ठीक है. So ultimately इन्होंने देखा कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. फिर ये जो चीज़ मैंने ये डायग्राम बना के आपको दिखाई है, ये तो बहुत बाद में आएगी. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आई सजेस्ट टू यू, please watch this video very attentively and read first 2 pages of your book. Either you have NCERT or you have Pradeep or you have Modern or you have some any other English writer or foreign writer or any writer of book to prepare the basic concept about an atom. And in the next video I will discuss discoveries of electron, proton and neutron. होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत सारी नॉलेज इसमें आई होगी, एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हमें एटम पढ़ना क्यों है, एटम के बारे में हम जानते क्या है. ठीक है, एटम के बारे में तो आप 6th क्लास से पढ़ रहे हो, लेकिन आज भी अगर हमें एटम के बारे में पढ़ना है और हमें ये ना पता लगे कि एटम क्या है और हमें क्यों पढ़ना है, तो 6th में और हमारी इस क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आपको एटम के बारे में पता लगे कि एटम क्या है और उसको हमने क्यों पढ़ना है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, please watch this video. You can share this video to your friends also and then read the 2 or 3 pages from the book. ठीक है. And then next video based on discoveries I will send you by tomorrow. Okay. Thank you very much. Enjoy.